अगर आप अपने गाने को खुद से मिक्स करना चाहते हो और आपने कोई मिक्सिंग का कोर्स नहीं करा है तो आज मैं एक ऐसी चेकलिस्ट बताने वाला हूं जिसको हर एक मिक्सिंग इंजीनियर ध्यान में रखता है गाने को मिक्स करने से पहले। इस चेकलिस्ट को फॉलो करके आप अपने मिक्सेस को 10 टाइम्स बेटर कर सकते हो। पहला स्टेप है ऑर्गेनाइज योर सेशन, जिसके अंदर हम हमारे सेशन को नेमिंग करेंगे, कलर कोड देंगे और स्ट्रिप साइलेंस करेंगे। तो नेमिंग और कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब भी आप एक मिक्सिंग सेशन को क्रिएट करते हो और उसमें गाने को मिक्स करना स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर होती है बहुत सारी स्टेम्स मतलब इंडिविजुअल ट्रैक्स जिसको मिलकर पूरा गाना बनता है। और जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है यार मेरे गाने में वोकल्स थोड़े से चुभ रहे हैं, क्या वो डाउन हो जाए, मेरे को थोड़ी सी स्नेयर हल्की सी डाउन करनी है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम ढूंढते रहते हैं इतने सारे ट्रैक्स में स्नेयर कहाँ है या फिर वोकल्स कहाँ है और हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए रीनेमिंग एंड कलर कोडिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे आपका वर्क फ्लो की स्पीड 10x हो जाती है और साथ में आप अपने ट्रैक को बिना सुने सिर्फ और सिर्फ देख के पहचान सकते हो। एंड गाइस, स्ट्रिप साइलेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेम्स होती हैं उसके अंदर अनवांटेड जो पार्ट्स होते हैं उसको हम ट्रिम या रिमूव कर देते हैं जिससे हमारा सेशन दिखता भी अच्छा है और अगर बाई चांस वहां पे कुछ अनवांटेड साउंड हो तो हट भी जाती है। तो गाइस, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज करने का फायदा है तो है क्या। अब बहुत बार क्या होता है, हम अपने किचन में होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे मिर्ची, मसाले, नमक, चीनी पड़े होता है और क्योंकि उन डब्बों पे रीनेम या लेबल नहीं हो रखा होता तो पहले हमें हमेशा खोल के देखना पड़ता है ये पर्टिकुलर चीज है तो है क्या। बट यहीं पे अगर उसके ऊपर लेबल कर दिया जाए, कलर कोड कर दिया जाए, ये नमक है, ये चीनी है, तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ देख के और हमारा मैसिव टाइम सेव हो जाता है अगर कुछ भी हम चीज को कुक कर रहे हैं तो गाइज, अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हो कि मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होती है, म्यूजिक प्रोडक्शन क्या होती है, साउंड डिजाइन क्या होती है और वोकल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो आप हमारा बेसिला का म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.basila.in पे और ये फॉर्म आ रहा है, इसको फिल कर सकते हो। तो गाइज, नेक्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग अ रफ बैलेंस। तो आप में से बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होगा कि एक अच्छा मिक्स वो मिक्स होता है जिसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट क्लियर साउंड करता है, जबकि एक अच्छा मिक्स वो मिक्स होता है जिसके अंदर मेन एलिमेंट्स को प्रायोरिटाइज करा जाता है और जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं उनके लेवल हल्के से कम रखे जाते हैं ताकि हमारा मेन एलिमेंट अच्छे से साउंड करे। अब आप क्या करते हो, जब मिक्सिंग कर रहे होते हो तो आप गिटार्स, वोकल, ड्रम्स को ऑलमोस्ट सेम लेवल कर देते हो जिससे आपको लगता है कि अब तो मेरा मिक्स बहुत बैलेंस्ड है, जबकि एक्चुअली में हमें वोकल्स को अगर प्रायोरिटाइज करना है तो हमें गिटार्स, पियानो की वॉल्यूम को हल्का सा कम रखना पड़ेगा कंपेयर टू वोकल्स। और अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रम्स अच्छे शाइन आउट करें तो आप थोड़ा ड्रम्स को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो गाइस, सेम ही कॉन्सेप्ट मूवीज में भी लगता है। अगर आप सलमान खान की मूवी देख रहे हो तो उसके अंदर सलमान खान का रोल काफी ज्यादा होगा और अगर कोई डांस सीन चल रहा है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि सलमान खान को मेन फोकस में रखा जाता है और बाकी लोग जस्ट सपोर्ट कर रहे होते हैं जिससे पूरा पिक्चर, पूरा कैनवस बहुत अच्छा दिखे। बट अगर यहीं पे वो सारे के सारे जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग वो भी आगे फोकस में आ जाएंगे तो एज अ व्यूअर हमारा ध्यान भटक सकता है कि हम सलमान खान को देखें या फिर उन लोगों को देखें। और यहीं पे अगर हम उन लोगों को हटा देंगे हमारे कैनवस में से तो बहुत बोरिंग या डल सा हो जाएगा, वो पूरा डांस का एनर्जी ना कम हो जाएगा। इसी तरह हमारे गाने के अंदर भी अगर हमें वोकल्स को फोकस में रखना है तो पीछे गिटार्स, पियानोस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वोकल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यहीं पे अगर हम उनको बहुत ज्यादा लाउड कर देंगे तो एज अ लिसनर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें वोकल्स को सुनना है या फिर हमें पियानो को सुनना है। और यहीं पे अगर हमको बहुत कम कर देते हैं तो वोकल बहुत बोरिंग से हो जाएंगे और एक्साइटिंग नहीं लगेंगे। एक बार हमने एक रफ बैलेंस बना लिया तो अब हम चलेंगे हमारे थर्ड पॉइंट पे, EQ। तो गाइज, यहाँ पे EQ लगाने के पर्पस दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लीनिंग करना। बेसिकली अब हम हर एक ट्रैक पे जाएंगे और एक EQ को ऐड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कोई अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है या नहीं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप वोकल्स में देख रहे होगे तो यहाँ पे लेफ्ट में हमें दिख रहा है कि एक हल्की सी ना अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है, तो इसको हटाने के लिए हम लो कट कर देंगे। ऐसे हम एक और EQ भी ऐड करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई अनवांटेड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज तो नहीं है और अगर हमें दिख रही है तो हम उसको सिलेक्ट करके हल्का सा रिड्यूस कर देंगे। यही प्रोसेस हम किक, क्लैप, स्नेयर ऑलमोस्ट हर एक ट्रैक में आइडेंटिफाई करेंगे और उनको क्लीन कर देंगे। तो गाइज, अब EQ को अप्लाई करने का सेकंड पर्पस होता है टोनल बैलेंस। अगर आप चाहते हो कि आपके वोकल्स ज्यादा ब्राइट लगे गाने के अंदर तो आप उसको EQ ऐड करके उसमें से हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर सकते हो। उससे होगा क्या, आपका जो वोकल्स है वो ज्यादा प्रोमिनेंट लगने लग जाएगा मिक्स के अंदर। यहीं पे अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट डल लगे या फिर ऐसे लगे काफी दूर से साउंड आ रही है तो आप उनकी हाई फ्रीक्वेंसी को सटल सा कम कर सकते हो। इसी तरह आप चाहते हो कि आपके गाने में ओवरऑल हल्का सा बेस बूस्ट हो जाए तो आप बेस के अंदर लो एंड को सिलेक्ट करके हल्का सा बूस्ट कर सकते हो। और EQ ना ही सिर्फ क्लीनिंग के लिए मदद करता है, वो साथ ही साथ आपका टोनल बैलेंस या फिर टेक्सचर चेंज करने में भी काफी मदद करता है। हमारा स्टेप 4 है कंप्रेशन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग के टाइम पे रैपर या सिंगर बीच में जब कोरस को गाते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाउड गा देते हैं और जब वर्ड्स को गा रहे होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अब जब हम लेवलिंग करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हम वर्ड्स के हिसाब से जैसी लेवलिंग कर लेते हैं और जब हम कोरस को सुनते हैं तो हमें कोरस ज्यादा लाउड लगता है। फिर हम क्या करते हैं, कोरस पे आते हैं
या फिर एक स्पेसिफिक पार्ट पे आते हैं, उसके हिसाब से लेवलिंग करते हैं, तो हमें बाकी के पार्ट्स क्वाइट लगने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ क्यों रही है? क्योंकि वोकल्स कंसिस्टेंट ही नहीं है। अब इस कंसिस्टेंसी को लाने के लिए वोकल्स के अंदर हम यूज करते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर हमारी साउंड की डायनामिक रेंज को रिड्यूस करता है। तो अब डायनामिक रेंज क्या है? डायनामिक रेंज है लाउडेस्ट और सॉफ्टेस्ट पार्ट का बीच का डिफरेंस। तो गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिंगर ने एक आलाप ले रखा है और ये वाला पार्ट काफी ज्यादा क्वाइट है और ये वाला पार्ट काफी ज्यादा सॉफ्ट है कंपेयर टू दिस पार्ट के। तो इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए अगर हम कंप्रेसर को ऐड कर देते हैं और फिर सुनते हैं तो अब ये काफी ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है कंपेयर टू जो ये पहले साउंड कर रहा था विदाउट कंप्रेशन। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी साउंड को अगर आपको कंसिस्टेंट बनाना हो तो उसके लिए आप कंप्रेसर को यूज कर सकते हो। तो गाइज अब जो हमारा 5th पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो शुरू होता है आर से, एंड होता है बी पे और उसका नाम है रिवर्ब। हम अपने अराउंड जो भी साउंड सुनते हैं उनमें कहीं ना कहीं रिवर्ब होता है, चाहे हम स्टूडियो में हो, चाहे हम लॉबी में हो, चाहे हम पार्किंग लॉट में हो, आपको हर जगह रिवर्ब जरूर सुनाई देगी। तो आप लोगों का सवाल आ रहा होगा कि जब हम वोकल्स पे रिवर्ब लगाते ही हैं तो हम वोकल्स को स्टूडियो के अंदर क्यों रिकॉर्ड करते हैं? अब इसका रीजन ये है कि जब आप एक बार स्टूडियो के अंदर वोकल्स को रिकॉर्ड कर लेते हो तो विदाउट रिवर्ब या बहुत कम से कम रिवर्ब के साथ आप रिकॉर्ड कर लेते हो उसको, और उसको बोलते हैं ड्राई साउंड। और हम इसको ड्राई रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप गाने को क्रिएट कर रहे होते हो तो एज ए इंजीनियर आप चाहते हो कहीं कहीं पार्ट्स में ज्यादा रिवर्ब हो, लाइक पार्किंग लॉट की रिवर्ब हो, और कहीं कहीं पार्ट्स में बहुत छोटी रिवर्ब हो, लाइक आपके लॉबी की रिवर्ब हो। इसीलिए वोकल्स को ड्राई रिकॉर्ड करा जाता है और बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर हम रिवर्ब को ऐड करते हैं। हमें यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे ट्रैक में से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर अगर हम रिवर्ब को लगाते हैं तो वो अच्छा साउंड करेगा। जैसे कई बार अरिजीत सिंह के बहुत से गानों पे काफी ज्यादा रिवर्ब लगाया जाता है क्योंकि हमें रोमांटिक एक लोफाई वाइब क्रिएट करनी होती है। बट यहीं पे अगर बादशाह रफ्तार के आप रैप्स को सुनोगे तो उसमें बहुत कम या एक लॉबी का रिवर्ब लगाया जाता है क्योंकि वहां पे हमें इतना रिवर्ब का टेक्सचर चाहिए ही नहीं। तो एज ए इंजीनियर रिवर्ब क्या होता है, किस टाइप का रिवर्ब यूज करना है और उसको कहाँ यूज करना है आपको जरूर पता होना चाहिए। तो गाइज आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा कि अगर आप एक गाने को मिक्स करो और ये सारी चेकलिस्ट का ध्यान रखते हो तो आपका मिक्स 10 टाइम्स बेटर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो नीचे होगा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक ठोक दो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।